हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्रीकल्चर। तो आज हम लोग यहाँ फील्ड पे आए हैं। हम अपने गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पे धान में बहुत सारा डिजीज लगा हुआ है, बहुत सारा इंसेक्ट पेस्ट लगे हुए हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो इसीलिए हम फील्ड में आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक रोग के बारे में जिसका नाम है लूज स्मट, फॉल्स स्मट सॉरी, जिसका नाम है क्या, फॉल्स स्मट। फॉल्स स्मट को हम लोग गाँव में हरदा रोग या कोयलिया रोग भी बोलते हैं। तो चार पाँच स्टेप के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि होता किससे है, यानी कि पैथोजेंस के बारे में कि किसके द्वारा ये होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि यदि धान में हरदा रोग लग गया है तो उसको पहचानेंगे कैसे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके डिजीज साइकिल के बारे में, ठीक है, डिजीज साइकिल के बारे में ये कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में कि किस प्रकार का वातावरण रहेगा तो ये जो रोग जो फॉल्स स्मट है जिसको हम लोग कोयलिया रोग बोलते हैं उसका लगने के चांसेस कब ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम में हम लोग देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाई भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने धान में इस प्रकार के यदि किसी प्रकार का रोग हो तो वो धान में अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका निराकरण कर सकते हैं इस प्रकार के रोग। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ से हम आप लोग को दिखाएंगे ये देखिए, ये जो सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे तो सबसे पहले बोले थे कि हम लोग पैथोजेंस की बात करेंगे, यानी कि किसके द्वारा ये होता है। तो सबसे पहले ये जो है किसके द्वारा होता है तो स्टिलाजिनोइड्स विरेंस के द्वारा होता है, ठीक है। स्टिलाजिनोइड्स विरेंस के द्वारा ये जो एक प्रकार का कवक है, फंगस है, इसके द्वारा ये क्या होता है, रोग फैलता है। इसको क्लेविसेप्स ओराइजा भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी के द्वारा ये क्या होता है कि ये रोग फैलता है। आप लोग उसके बाद हम देखेंगे अब सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो है ये क्या करता है, सिंगल ग्रेन को इन्फेक्ट करता है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किस में बना हुआ है, तो ये सिंगल ग्रेन में, पूरा का पूरा पेनिकल्स में नहीं है, पूरा का पूरा बाली है तो पूरा बाली में नहीं है। ये जो डेवलप होता है स्पोर जो बनता है वो किस में बनता है, सिर्फ सिंगल एक ग्रेन में बनता है, सिर्फ एक दाना में बनता है। और इसका जो अभी जो कलर है ये किस कलर का है तो हल्दी का कलर का है। हल्दी का कलर के होने के कारण ही हम लोग इस रोग को किस नाम से जानते हैं, हरदा रोग से नाम से जानते हैं। अभी दिख रहा है आपको हल्दी कलर का। बाद में क्या हो जाता है कि जिस तरह का रंग जो है कोयल का रंग रहता है उसी प्रकार का रंग जो ये इसका भी हो जाता है, लाइट ब्लैक इस कलर का हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बाद में इसको क्या बोलते हैं, कोयलिया रोग बोलते हैं, और हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, हम लोग फॉल्स स्मट बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये मैंने बताया पहचान की, इसको आप जो है किस प्रकार से पहचान सकते हैं। देख लेते हैं, सब में लगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन क्या सब इंडिविजुअल ग्रेन में 2 या 3 ग्रेन में एक साथ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप इस रोग को पहचान सकते हैं यदि आपका खेत में लगा हुआ हो तो। उसके बाद हम लोग इसका बायोलॉजी की बात करें कि ये फैलता कैसे है, ठीक है, या इसके डिजीज साइकिल पे बात करेंगे कि कैसे फैलता है। तो किसान लोग क्या करते हैं कि अनजाने में ये यहाँ पे अभी लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, जिस प्रकार आप देख रहे हैं पूरा खेत में बहुत जगह लगा हुआ है तो इसको छोड़ दिए, यानी कि इसका मैनेजमेंट पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या रहेगा कि यहाँ पे रहेगा जो भी इसमें इसमें क्या होगा कि क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे। क्लेमाइडोस्पोर कहने का मतलब है कि ये जो रोग हुआ है उसी का एक प्रकार से मान सकते हैं कि आप एक बहुत सारा बच्चा देगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारा बच्चा देगा या अंडा देगा, इस तरीक़ा से आप लोग किसान भाई मान सकते हैं। तो इस पर क्या होगा कि क्लेमाइडोस्पोर बनेगा, और यही जो उड़ करके जब बाद में क्या होगा कि पूरी तरीक़े से सूख जाएगा। सूखने के बाद जब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो क्या होगा कि इसका जो स्पोर है वो ब्रस्ट कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा। फूटने के कारण उसके बाद जब हवा चलेंगे तो हवा चलेगा तो ये क्या होगा कि एक जगह से दूसरे जगह फैलेगा। या हो सकता है कि आप धान काट लिए हो तो यहाँ से गिरकर किसी घास पर क्या होगा कि आ गया हो। तो जब आपने धान काट लिया उसके बाद ये क्या करेगा, घास में अपना लाइफ साइकिल पूरा क्लेमाइडोस्पोर के रूप में क्या करेगा, ये गुजारेगा, ठीक है। और पेरिथीसिया पे एस्कोस्पोर भी बनता है, तो वहाँ पे एस्कोस्पोर के रूप में या फिर क्लेमाइडोस्पोर के रूप में ये घास पर अपना लाइफ साइकिल मतलब कि पूरा करेगा। जब फिर से धान लगेगा तो क्या होगा कि फिर ये जो रोग होंगे वो फिर धान में फिर भी आ सकता है। लेकिन मेनली ये जो डिजीज़ है एयरबोर्न डिजीज़ है और सीड बोर्न डिजीज़ है। मेनली क्या है, सीड बोर्न डिजीज़ है। तो सीड बोर्न डिजीज़ होने के कारण क्या होता है, ये फैलता किससे, तो सीड से। जब आप बिचड़ा लगाने जाते हैं तो क्या होता है कि ये सीड में क्या होगा, रह जाएगा, और इसी को हार्वेस्ट करेंगे, आप धान काट लेंगे, इसी को
जब आप रख लेंगे और शुरू में आप जाएंगे कहाँ लगाने के लिए, बिचड़ा लगाने के लिए, तो वहाँ से ही क्या करेगा, ये जो है जर्मिनेट करेगा, ठीक। ये जो रोग है वहाँ से ही आना स्टार्ट होगा। लेकिन ये रोग आपको दिखाई कब देगा, ये रोग दिखाई आपको तभी देगा जब इसमें बालियाँ निकलेगी। बालियाँ निकलने के पहले आप इस रोग को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो इस रोग को कब पहचान सकते हैं आप, जब बालियाँ निकलने लगेगी तभी आप इस रोग को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये एक प्रकार का सीड बोर्न डिजीज़ है। उसके बाद ये हो गया, आप इसका हम लोग डिजीज साइकिल देख रहे हैं कि कैसे फैलेगा। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि फेवरेबल कंडीशन के बारे में, ठीक है, कि मतलब किस प्रकार का वातावरण रहेगा तो इस रोग के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यदि आपका जो वेदर कंडीशन है, जो वातावरण है, थोड़ा सा क्लाउडी हो गया हो, मतलब कि बादल छाए हुए हो, थोड़ा सा बाली पे पानी लगा हुआ, इसमें क्या हुआ कि पानी पड़ा और इस पे बाली पे आ गया, तो इसके लिए क्या होता है कि पानी बहुत ज़रूरी होता है इस रोग के डेवलपमेंट के लिए। तो पानी पड़ गया हो, उसके बाद थोड़ा सा बादल छाए हुए हों, तो उस प्रकार के स्थिति में क्या होता है कि इस रोग के लगने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमने बता दिया कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, यानी कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, ये जो है उसके बाद हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी का, जिसको हम लोग बोलते जो भी पैथोजन से उसका स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजी। तो ये क्या है, एक प्रकार का फंगस है, हम लोग अभी बताए थे स्टिलाइजिनोइड्स विरेंस। तो ये एक फंगस है, इस पर क्या होगा कि क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे, पेरिथिसिया बनेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे, तो ये सब बनेंगे और उसी से क्या होगा कि आपका जो है डिजीज़ सिम्टम कॉज करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि आपका धान में ये रोग लग गया है तो उसका क्या उपाय है, ठीक है, या फिर ये धान में रोग लगे ही नहीं, इसका क्या उपाय है। तो दोनों का हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसका उपाय देखेंगे कि यदि आपका धान में लग गया है तब इसका क्या उपाय है, और ये धान में ये रोग आए ही नहीं उसका क्या उपाय है। तो यदि सबसे पहले इसके धान में आए ही नहीं, इसके लिए हम लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले सीड बोर्न डिजीज, ये किससे फैलता है, तो बीज से फैलता है। तो बीज से फैलता है, इसको क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट कहने का मतलब हुआ कि जब हम बिचड़ा तैयार करेंगे, जब हम बिचड़ा बोने जाएंगे, तो उसी समय क्या करेंगे, इस बीज में क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स वगैरह जो भी आते हैं, जो भी दवाइयाँ आते हैं, उसको मिला करके बीज बोना है, ठीक है। तो जैसे आप इसको जो है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति केजी सीड के कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से आप क्या करेंगे, 1 लीटर यदि आप पानी ले रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाएंगे, और जितना भी होगा उसी हिसाब से यदि आप 4 लीटर पानी दे रहे हैं तो 8 ग्राम कार्बेंडाजिम लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, पूरे सीड को डुबा देंगे। पूरे सीड को डुबा देने के बाद उसको क्या करेंगे, आप निकालेंगे और छाँव में कहीं सुखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बिचड़ा क्या करेंगे, जा करके खेत में लगाएंगे। ये हो गया। यदि आपके पास केमिकल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप, 20% ब्राइन सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। यदि आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें क्या करेंगे, 20% यानी कि 200 ग्राम क्या करेंगे आप, नमक घोल देंगे। यदि आपने क्या किया है कि 2 लीटर पानी लिया तो उसमें 400 ग्राम क्या करेंगे, नमक घोल देंगे। इसी रेशियो में क्या करेंगे, आप पानी में नमक को मिलाएंगे, उसके बाद धान में डुबा देंगे। धान में डुबा देने के बाद होगा ये कि जो भी डिजीज से ग्रसित रहेगा, ठीक है, इस रोग से ग्रसित जो भी बीज रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और उसको फिर क्या करना है, आपको छान करके अलग कर देना, उसके बाद वो हटा देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सीड रहेगा वो रोग ग्रसित जो बीज रहेगा वो हट जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जो भी आरी पर देखते हैं, जो भी बंड पे आप देखते हैं, क्या होता है कि बहुत सारा घास रहता है, उसको घास को क्या करना है, काट करके हटा देना है, ताकि ये यहाँ से गिरे तो इस पर मतलब कि फैल न जाए, ठीक है, मतलब इस पर रह ना जाए। इस पर क्या होता है कि इसके लिए जो भी घास होते हैं बंड पे, आर पे, वो क्या करते हैं, इसके लिए घर मतलब कि घर का काम करते हैं। आपको रहना हो तो कहीं तो खुले जगह में रहेंगे नहीं, तो घर में रहेंगे, तो उसी प्रकार इसका एक घर का काम करता है, और ये क्या करता है कि ये घास पे रह जाता है, ठीक है। तो घास रहेगा ही नहीं तो ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुली। तो इस पर आपको क्या करना है, जितने भी घास रहेंगे बंड पे, वो क्या करना है, सारे काट करके हटा देना है। उसके बाद हम आते हैं, अब तो ये हो गया कि डिजीज मतलब कि हो ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करें, ये ट्रीटमेंट कर दिया बिचड़ा तैयार करने के समय में। उसके बाद हम आते हैं अब इसका जो है मतलब कि, हाँ, अब जब बाली निकलने वाला हो क्या करेंगे, ये जो अभी तो बाली निकल गया है, अब जब बाली निकलने वाला हो, जैसे प्रकार का ये देख रहे हैं आप, इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, इधर थोड़ा सा सामने से,
तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लावर लगे हुए, इसको फ्लावर मतलब फूल लगे हुए धान का क्या है, ये सारे फूल हैं। तो यदि आप इस स्टेज पे, फ्लावरिंग स्टेज पे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे, ये सारा जो धान देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग स्टेज में, तो यदि इस अवस्था पर आप लोग क्या करते हैं कि दवा का छिड़काव करते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, प्रोपिकोनाजोल है। तो इस प्रकार के दवाई का आप क्या करेंगे कि छिड़काव करेंगे। उसके बाद आपका मैंकोजेब है, इस प्रकार के दवाओं का आप छिड़काव करेंगे इस अवस्था में। तो क्या होगा कि जो रोग आने वाला है, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फंगस आएंगे, जो भी लगे हुए होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, किल हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। और फिर क्या होगा कि आपके जो भी मतलब कि पौधे में बाली बनेंगे वो पूरी तरीक़ा से स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप इस रोग का पूरी तरीक़ा से मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि धान में जब क्या हो गया हो कि ये रोग लग गया हो, धान में ये रोग लग गया हो, तब क्या करना है। देखिए, यदि धान में ये रोग लग गया हो तो उसके बाद छिड़काव आप कितना भी करेंगे, ये रोग क्या होगा कि ये रोग शांत नहीं होगा, ठीक है, ये रोग मैनेज नहीं कर सकते आप। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय है कि अभी जब आप फील्ड में जाएं, जब अपने खेतों में जाएं, तो जहाँ भी देखिए इस प्रकार का रोग आपको जहाँ भी लगा हुआ देखिए, जिस भी बाली में लगा हुआ दिखे, उसको आपको क्या करना है, सीधा के सीधा वहाँ से काट करके क्या करना है कि एक किसी बैग में या थैले में या पॉलीथीन में ले करके जमा करना है और घर ले जा करके कहीं या तो मिट्टी में गाड़ दीजिए या क्या कीजिए, जला दीजिए। ये दो उपाय है। ये यदि ऐसे कहीं मतलब कि कांटे कहीं जा करके फेंक दिए तो वो क्या होगा कि किसी दूसरे के खेत में जाएगा, वहाँ से हवा चलेगी तो किसी दूसरे के खेत में चला जाएगा। तो फिर वहाँ से क्या होगा कि वो रोग मतलब कि फैलेगा। हो सकता है आप ही का खेत में फिर से आ गया हो, तो रोग क्या होगा कि फिर से आप मतलब कि फैलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका जब लग जाए तो इसका एक ही उपाय है कि आप लोग क्या करें कि इस रोग को इसको काट करके हटा दें। उसके बाद ये रोग लग गया तो और ना फैले, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग हेक्साकोनाजोल का प्रयोग करेंगे। हेक्साकोनाजोल आप दवाई पर छिड़क दीजिएगा तो आपको क्या होंगे, जितने भी आपके धान बचे हुए हैं जिस पे अभी नहीं लगा है, वो क्या होगा कि आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो हेक्साकोनाजोल आप लोग क्या कर सकते हैं कि 1 ml प्रति लीटर की दर से आप लोग उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका जो नैपसेक स्प्रे है, जिसको आप लोग कंधा पे लेकर के छिड़काते हैं, उसको बोलते हैं नैपसेक स्प्रे, तो उस टंकी में यदि आपका 10 लीटर पानी अटता है तो उसमें क्या करेंगे, 10 ml आप क्या करेंगे, हेक्साकोनाजोल मिला करके इसमें क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे। तो उससे भी आपका जो होगा, जितना भी जिसमें नहीं लगा है वो आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और अभी बहुत सारी दवाएं हैं जिसको आप कॉपर हेक्साक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, उसका भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करके आप अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कोई भी दवा का छिड़काव तभी करें जब बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा इस रोग का प्रकोप हो गया हो, तब मतलब कि दवाई का छिड़काव करें। अन्यथा आप लोग काट करके इसको हटा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए कि आपका ये डिजीज़ से, आपका इस रोग से 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो आप लोग उसमें 10 रुपये का दवाई ही ला करके छिड़का दे रहे हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। जब आपको लग रहा है कि इस रोग से बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान हो रहा है, तब जा करके आप क्या करें कि छिड़काव करें। यानी कि आपका 10 रुपये का लॉस हो रहा है तो आप 2 रुपये का दवाई छिड़का सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 10 रुपये से आप ज़्यादा छिड़काव कर रहे हैं तो मतलब कि आपके लिए बेनिफिट्स नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा इस रोग का जब क्या हो कि प्रकोप हो, तभी जा करके आप लोग क्या करें, इसका छिड़काव करें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस के साथ। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।